कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस पार्ट 7 में, जो कि लास्ट पार्ट है, हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो इसमें भी हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये है प्रॉब्लम टी एस गरेवाल से। बैलेंस शीट आपको दे रखी है आर एस लिमिटेड की। उसके बाद हमें नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं और उसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तीनों एक्टिविटीज का हमें कैश फ्लो निकालना है। तो सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से और नोट्स टू अकाउंट से शुरू करेंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1,12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। तो 1 लाख डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, 1 लाख रुपीज के साल के एंड में इशू किए गए हैं, साल के एंड में इशू किए गए हैं। तो हम देखते हैं डिबेंचर्स थे हमारे यहाँ पे 1 लाख, 3,50,000 और 4,50,000 के हो गए। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो हम साथ के साथ जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी हम उसको उस अकाउंट में लिखते जाएंगे। सबसे ऊपर हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके लिए हम थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट बी। और सी में हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है और ये हमारे लिए इनफ्लो है। तो इनफ्लो है तो इसीलिए इसको हम प्लस करेंगे। 1 लाख रुपीज के हमने डिबेंचर्स इशू किए, कैश आ गया। अब ये डिबेंचर्स एंड में इशू किए गए हैं, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में 3,50,000 के ही डिबेंचर्स थे जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे दी नहीं गई होगी कि इंटरेस्ट पे करना है, बट वो इम्प्लाइड होगा कि अगर डिबेंचर्स के सामने लिखा है तो उसको इंटरेस्ट पे करना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 12%। क्योंकि ये 1 लाख के डिबेंचर्स हमने साल के एंड में इशू किए थे, तो पूरा साल हमने 3,50,000 यूज किया है। तो 3,50,000 के ऊपर 12% से हमें 42,000 का इंटरेस्ट पे करना है। तो ये 42,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आउटफ्लो है क्योंकि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकंड स्टेप में ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले पार्ट में हम इसको ऐड भी करेंगे। तो 2 जगह इसकी हम एंट्री दिखाएंगे। तो जो जो हम चीज़ें करते जा रहे हैं उसको हम मार्क करते जाते हैं ताकि वो हमें दोबारा देखना ही नहीं पड़े उसकी तरफ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, ये 42,000 का हमारे लिए आउटफ्लो है। और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सेकेंड स्टेप जिसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 42,000 को हम ऐड कर देंगे। ओके, आगे है एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी costing 80,000 on which accumulated depreciation was 40,000 was sold at a loss of 10,000। तो हम मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। मशीनरी का आपको यहाँ पे दे भी रखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, साथ के साथ आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दे रखा है। तो हमें दोनों अकाउंट बना लेने चाहिए। तो दोनों को मार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये अकाउंट बना चुके हैं। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और साथ के साथ हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन यहाँ से ले लेते हैं। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 10,55,000 एंड 16,75,000। ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, टू बैलेंस BT
10,55,000 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे 16,75,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000, 2,10,000 क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि हमारे लिए प्रोविजन अकाउंट होता है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे। अब इसके बाद क्या दे रखा है हमें ये इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, मशीनरी जिसकी की कॉस्ट थी 80,000, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 40,000। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना। मशीनरी जब से खरीदी गई 80,000 की खरीदी थी और जिस दिन वो बेची है तब तक का हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तब तक का उसका डेप्रिसिएशन था 40,000, इतने की घस गई थी, यानी कि उसकी बुक वैल्यू जिस दिन बेची वो थी 40,000। इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000, इसको 10,000 के लॉस पे बेचा गया। लॉस पे बेचा गया यानी कि कम वैल्यू पे बेचा गया, 30,000 पे बेचा गया, तो उसकी सेल वैल्यू थी 30,000। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं एसेट के साथ, तो जिस मशीनरी को बेचा जा रहा हो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो जगह पे दिखाते हैं। एक बार मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और लिखेंगे क्या, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे यानी कि यहाँ पे, और लिखेंगे क्या, टू मशीनरी अकाउंट, तो 40,000 यहाँ पे दिखाएंगे। लॉस आएगा मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय लॉस 10,000, फिर इस लॉस को हम बाद में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे, तो इसीलिए कई बार आपको ब्रैकेट में लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेल वैल्यू यानी बेच के पैसे कितने आए वो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट में 30,000, तो इस तरीके से 30,000 यहाँ पे आ जाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इतनी इंफॉर्मेशन थी, इसको क्लोज कर लेते हैं, 2,50,000 हो गया, और इधर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे, और इसको हम लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है जिसको कि हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, और इसको बाद में राइट ऑफ किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, इसीलिए आपको ब्रैकेट में बुक्स में लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी क्या करना है, इस डेप्रिसिएशन को जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, तो जो डेप्रिसिएशन होता है पूरे साल का वो इसी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लगता है। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं क्रेडिट साइड पे जो कि बेची जा रही हो, बस वही लगाते हैं। इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसका टोटल आ रहा है 17,55,000 और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 7 लाख। इसको हम मान लेंगे कि ये हमने मशीनरी खरीदी है, परचेज किया है, बैलेंसिंग फिगर है ये। अब हमें कहाँ क्या क्या लिखना है, इस डेप्रिसिएशन को, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, फर्स्ट स्टेप में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें इसको ऐड कर देना है, ठीक है, इसको हमें वहाँ पे ऐड कर देना है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये वाला लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसको भी हमें वहाँ पे ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो इन दोनों को सबसे पहले हम वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 10,000 ऐड कर देंगे, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये कर दिया हमने, और इसके अलावा और देखते हैं और क्या क्या करना है इसमें से। मशीनरी खरीदी तो परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, मशीनरी बेची जितने की वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। 7 लाख की खरीदी है, 3 लाख की 30,000 की बेची है, दोनों आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। परचेज किया तो आउटफ्लो, सेल किया तो इनफ्लो आएगा।
तो हम इसको वहाँ पे दिखा देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इसको दिखा देंगे। परचेज ऑफ मशीनरी 7 लाख का आउटफ्लो आ गया, सेल ऑफ मशीनरी 30,000 का इनफ्लो यानी प्लस कर देंगे। और देख लेते हैं और क्या है। ओके, और कुछ नहीं है इसमें से जो किसी एक्टिविटी में आएगा। तो हमने ये वाला पॉइंट भी सॉल्व कर लिया, हमने पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व कर लिया। अब नोट्स टू अकाउंट्स में भी हमने काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया और शुरू करते हैं। हम सबसे एंड में बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसे करना इजी रहता है। तो सरप्लस दे रखा है आपको बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये सरप्लस आया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लोजिंग था 2,50,000, ओपनिंग है 1 लाख। तो जब हम पहला स्टेप करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें हम सबसे पहला स्टेप करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसका फर्स्ट स्टेप होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसको भी मैं टिक कर रही हूँ ताकि बार बार इसको नहीं देखना पड़े। तो क्लोजिंग 250 माइनस ओपनिंग 1 लाख, ऐसे करके हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। यहाँ पे निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। 2,50,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अभी के लिए 1,50,000। अभी आगे बढ़ेंगे और क्या क्या लेना है वो देख लेते हैं। आगे है नोट्स टू अकाउंट्स में ही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, मतलब हमने लोन लिया बैंक से 75,000 का था, 1,50,000 का हो गया, तो 75,000 और ले लिया लोन, तो ये फाइनेंसिंग का इनफ्लो है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंक्रीज हो गया दैट मीन्स हमने और लोन बढ़ा दिया 75,000, इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये भी हमने कर लिया। आगे है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा इसका अकाउंट बनाया करो। 2 लाख 1 लाख 50 25,000, तो इसका हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, वो आएगा डेबिट साइड। अब हमें क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, क्लोजिंग बैलेंस को हम मान लेते हैं कि इतने का ही हमने प्रोविजन बनाया होगा, ठीक है। और लिखेंगे क्या, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इतने का हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया होगा, यानी कि 2 लाख का। और ये जो है ओपनिंग बैलेंस, हम ये मानेंगे कि इतने का हमने टैक्स पे किया होगा, यानी लिखेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे टैक्स पेड। तो 1,25,000 हमने टैक्स पे किया है, जिसको कि हम एंड में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और 2 लाख रुपीज का हमने क्या बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड करेंगे। तो हम कर लेते हैं ये वाला स्टेप, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है 2 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3,50,000 और 1,25,000 टैक्स पेड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेकेंड लास्ट स्टेप है ये, इसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेस टैक्स पेड 1,25,000 को माइनस कर दो। सपोज कि आपको टैक्स पेड कुछ दे रखा होता, मान लो कि यहाँ पे आपको दे रखा होता कि टैक्स पेड वाज 1 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देते 1 लाख, फिर इधर का टोटल आ जाता 3 लाख। 3 लाख में से ये माइनस कर देते 1,25,000, तो 3 लाख में से 1,25,000 माइनस करने से इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाता 1,75,000, जिसको कि हम मानते कि ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसके अलावा और कोई भी चीज़ दे रखी है तो उसको वहाँ पे लिख दो, तो जो बैलेंसिंग फिगर है
इसका फॉर्मेट ऐसे ही होगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, टैक्स पेड डेबिट में और प्रोविजन मेड क्रेडिट में। तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उसके बेसिस पे ये अकाउंट बना लो और उसके बेसिस पे जो भी हिडन इंफॉर्मेशन निकलती है उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म टैक्स भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल 1,50,000 की थी, 1 लाख की हो गई, यानी कि 50,000 का हमने राइट ऑफ कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लिखेंगे क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ 50,000 की हम यहाँ पे ऐड कर देंगे गुडविल, ये भी कर दिया हमने। उसके बाद है ये वाला स्टेप भी कर दिया। स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट होता है, 72,000 का था, 1,22,000 का हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन करंट एसेट को हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, माइनस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड 50,000 का, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा पूरा नोट्स टू अकाउंट्स हो गया। अब हमारा पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ऐसे क्वेश्चन करने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अब देखते हैं क्या क्या रह गया है। शेयर कैपिटल 7 लाख की थी, 9 लाख की हो गई, तो मतलब 2 लाख की हमने शेयर्स इशू किए हैं। शेयर्स इशू किए हैं तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इनफ्लो बड़ा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। फिर से बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। जिसके आगे नोट नंबर लिखा हुआ वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ये 2, 3, 4 ये सब हम कर चुके हैं, 5, 6 ये सब हम कर चुके हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स ये होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये तो है ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, तो इसको अभी के लिए छोड़ती हूँ मैं। तो सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम सबका टोटल कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, ये आ गया था हमारा। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। 3,50,000 ये रहा फर्स्ट स्टेप। इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड किया। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई दे नहीं रखा, तो उसको हम माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये सब ऐड करने के बाद ये जो हमारा आएगा वो आएगा 5,62,000 और इसको हम नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसके बाद इसमें से ये 50,000 माइनस किया था, ये माइनस करने के बाद ये माइनस करने के बाद हमारा आ गया 5,12,000 5,12,000 और इस स्टेप को हम नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, काफी स्पेस छोड़ा मैंने, पता नहीं होता कि क्या इंफॉर्मेशन हो। अब लास्ट स्टेप में हमने ये 1,25,000 माइनस किया, तो उसके बाद जो आएगा वो आएगा 3,87,000 और ये होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारी एक एक्टिविटी का टोटल हो गया ये वाला 3,87,000। अब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा ये था एक पार्ट रह गया हमारा इधर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रह गया था इधर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स
1 लाख के थे, 1,50,000 के हो गए, तो 50,000 के और खरीदे, तो इनको भी हम दिखाएंगे। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एसेट खरीदी, एसेट खरीदी है तो दैट मीन्स हमारा आउटफ्लो गया, तो यहाँ पे इसका टोटल हो जाएगा आपका माइनस में आएगा 7,20,000, और इसको आप लिखोगे क्योंकि माइनस में आ रहा है तो लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये माइनस में आपका बी पार्ट का टोटल आ गया। उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारा ये एक्टिविटीज का टोटल ये प्लस में आना चाहिए, यस ये प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा 3,33,000, क्योंकि प्लस में है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ रहा है तो यूज्ड लिखते, अब प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज का टोटल कर लेना है। ऑपरेटिंग का टोटल आ रहा था 3,87,000 प्लस में, फाइनेंसिंग का टोटल आ रहा है 3,33,000 प्लस में, तो ये दोनों प्लस में थे 7,20,000, और इन्वेस्टिंग का टोटल इंटरेस्टिंगली आ रहा है पूरे का पूरा 7,20,000, यानी कि हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है नील। तीनों एक्टिविटीज से जो हमारा आया है उसको हम बोलते हैं, अगर प्लस में आए तो हम बोलते हैं नेट इंक्रीज, अगर माइनस में आए तो हम बोलते हैं नेट डिक्रीज। तो अभी कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल क्या है, नील, जीरो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ओपनिंग 70,000 एंड 43,000, करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं, इन दोनों का टोटल कितना है 1,13,000 ओपनिंग का, क्लोजिंग देख लो 40,000 एंड 73,000, क्लोजिंग का टोटल भी क्या है 1,13,000। ये जो नेट इंक्रीज आया इसमें ओपनिंग ऐड करो तो हमारा जो आना चाहिए वो क्लोजिंग आएगा, जो कि हमारा सही आ गया है। तो क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कितना है 1,13,000, दोनों को ऐड किया तो आया 1,13,000, जो कि है हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हम यहाँ पे वेरीफाई कर चुके हैं। अगर नेट इंक्रीज या डिक्रीज में ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऐड करने से क्लोजिंग सेम आ जाए जो कि आपका बैलेंस शीट में दिया हो, तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ये सेम आ गया तो ये क्वेश्चन करेक्ट है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये भी लिया गया है टीएस गरेवाल से, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल वैसे ही हम चलेंगे, पहले बैलेंस शीट की बजाय नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे, इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले मशीन के बारे में दे रखा है, मशीन के बारे में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से मशीन का अकाउंट देख लेते हैं, कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस अदर करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो मशीन का अकाउंट हमें यहीं से लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, क्योंकि मशीन टेंजिबल एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस है 5,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है उसका 6,20,000, तो हम क्या करेंगे अकाउंट बना लेंगे इसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम अकाउंट बना लेंगे, मशीन का अकाउंट बना लेंगे, 5,10,000 एंड 6,20,000, हम इसको याद रखते हैं, अभी मशीन का अकाउंट बनाते हैं। मशीन एक एसेट होती है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, तो 5,10,000 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे। अब हम देखते हैं क्या दे रखा है, अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000। सबसे पहले बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू होता है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब
ऑलरेडी जिसकी मशीनरी की कॉस्ट दे रखी हो, जितने की खरीदी थी और जितना अब तक का उसका डेप्रिसिएशन था, मतलब जब जिस दिन बेची हो तब तक का डेप्रिसिएशन, तो ऑलरेडी हमें घटा के दे रखी है 40,000, उसकी बुक वैल्यू थी 40,000 जो कि डेप्रिसिएशन माइनस करके थी। उसको बेचा गया, सेल वैल्यू है उसकी 25,000, कम पे बेची है यानी कि 15,000 का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये है 25,000 का बेचा, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 15,000। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। देखो आपको पिछले क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट था, तो हम जितना भी डेप्रिसिएशन था साल का वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तो साल का जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। अब हमें यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल है 5,10,000 जो कि कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो हम एक बार देख लेते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्या। हम इस चीज़ को सॉल्व कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं हो तो डेप्रिसिएशन जो पूरे साल का होता है वो कहाँ आता है, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा अगर कहीं पे, तो उसका मतलब ये है कि इस डेप्रिसिएशन को बाद में राइट ऑफ किया जाता है वहां से। एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो इस तरीके से इसको राइट ऑफ किया जाता है। तो इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7,30,000, तो इधर का टोटल कम आ रहा है। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है 2,20,000 की आ रही है, उसको हम दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, और हम एज्यूम करेंगे कि इतने की मशीनरी हमने और परचेज कर ली है। ओके, यहाँ से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। यहाँ से हमें सबसे पहले तो लॉस और डेप्रिसिएशन, ये दोनों क्या होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको हमें ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको ये पूरा फुल फॉर्म लिखनी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। अब यहाँ पे ये मुझे पता नहीं तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, एक तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है 70,000 का, ऐड कर देंगे। और दूसरा लॉस, जिस लॉस पे हमने उसको मशीनरी को बेचा है 15,000, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और मशीनरी अकाउंट से हमें क्या पता चल रहा है, परचेज एंड सेल, ये दोनों क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमने बना लिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और वहां पे हम इसको साथ के साथ दिखाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए साथ के साथ ही। तो हमने परचेज की है मशीनरी, परचेज किया मशीन को, तो हमारा कैश गया यानी आउटफ्लो गया 2,20,000, और मशीनरी जो बेची है सेल ऑफ मशीन 25,000 की बेची है, उससे हमारा पैसा आया, इनफ्लो गया, तो इसको हम दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमने ये दोनों सॉल्व कर लिए हैं पार्ट, और यहाँ पे भी इसको मार्क कर लेते हैं ताकि हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको हम सॉल्व कर चुके इस पार्ट को। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 December 2020 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम कर दिया, देखो यहाँ पे 2 लाख के थे 1 लाख के हो गए,
यानी कि 1 लाख के हमने शेयर कैपिटल रिडीम कर दिया, 1 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल प्रेफरेंस हमने रिडीम किया तो वो प्रेफरेंस शेयर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। कितने की शेयर कैपिटल हमने रिडीम की? 1 लाख की। और कितने पे रिडीम किया? 5% के प्रीमियम पे। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5000। यानी कि हमारी पॉकेट से कितने पैसे गए? 1,05,000। तो 1,05,000 का हमने रिडीम किया, जो कि क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, हेड बना लेते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और लिखेंगे क्या? सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पूरे का पूरा 1,05,000 हम इसको माइनस में दिखाएंगे। आप चाहो तो 1 लाख अलग और 5,000 अलग भी दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्ट भी हमने कर लिया सॉल्व, और हमने ये पार्ट सॉल्व किया, अभी पूरा नहीं किया। आपको देखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का रेट है 12%। आपको देखना पड़ेगा, या तो आपको स्पेसिफिकली दिया होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दिया गया, या तो आपको लिखा होगा इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया गया। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना कि इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया गया, तो आप मान के चलो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड दिया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी दिया प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, इक्विटी पे दिया है, तो दैट मीन्स प्रेफरेंस पे तो इम्प्लाइड है, दिया ही होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस रहती है डिविडेंड के केस में। तो यहाँ पे हमें कुछ दे तो रखा नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि कोई डिविडेंड हमें नहीं पे किया है। ओके, ये पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई है, अब हम नोट्स टू अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की थी, 50,000 की हो गई है। एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है, नीचे रह गया। हाँ, दिया है, इंटरिम डिविडेंड दिया है एट 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स पे अगर डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस पे तो दिया ही होगा। तो दोनों का डिविडेंड पेड क्या होता है? डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होता है, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होता है। तो दोनों को फाइनेंसिंग में माइनस करके दिखाएंगे। तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर 15%, और यहाँ पे हमें क्या लिख रखा है? फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2021। तो यहाँ से देखते हैं हम, हमारे इक्विटी शेयर थे 3 लाख के, अभी हो गए 3,50,000 के। यानी कि हमने 50,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की है, और वो हमने कैसे इशू की है? 10% के प्रीमियम पे। तो यानी कि 50,000 आए कैश, और 10% का प्रीमियम और आया, जो कि है 5,000। यानी कि इक्विटी शेयर्स इशू करने से हमारे पास कितने पैसे आए? 55,000 पैसे आए। फाइनेंसिंग का पार्ट है, हम यहाँ पे पहले तो इसको लिख देते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 55,000 पैसे आए हमारे पास रुपये। अब डिविडेंड दे दो। हमें यहाँ पे क्या दे रखा था कि इक्विटी शेयर्स कब इशू किए? एंड में इशू किए, जो 50,000 के थे। यानी कि जो चीज़ हमने यूज ही नहीं की, तो उस पर डिविडेंड क्यों देंगे? साल के शुरू में हमारे पास 3 लाख के थे, तो 3 लाख के ऊपर ही हम डिविडेंड देंगे। तो 3 लाख का वहाँ पे लिख रखा है 15% आपने डिविडेंड देना है। यानी कि 45,000 डिविडेंड हमने देना है। किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर। एक तो ये डिविडेंड देना है। अब इक्विटी पे डिविडेंड दिया है, तो प्रेफरेंस पे भी देना पड़ेगा। पहले तो ये इक्विटी वाला पार्ट कर लेते हैं। फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो गया ये, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, कितना? 45,000। एक तो ये डिविडेंड पे किया हमने, यहाँ पे दिखाएंगे। और दूसरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फर्स्ट स्टेप होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें हमें डिविडेंड पेड ऐड करना होता है। किसमें ऐड करना होता है? एक तो तुम्हें सरप्लस दिया होगा बैलेंस शीट के अंदर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग्स, उस पर अभी हम गए नहीं है, तो उसमें हमें डिविडेंड पेड ऐड करना होता है। क्यों ऐड करना होता है? प्लीज आप वीडियोस पहले वाले जाके देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इक्विटी का डिविडेंड हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये देखो, ये अगला पार्ट है,
Dividend at the rate of 12% was proposed on preference shares for the year ended 31st March 2021 on 1 lakh and for the year ended 31st March 2020 on 2 lakh. करंट ईयर के 1 लाख के ऊपर 12% का डिविडेंड प्रपोज किया गया है। पिछले साल के 2 लाख के शेयर कैपिटल पे हमने डिविडेंड प्रपोज किया। हमें पता है कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर को हम मानते हैं कि उतना हमने पे किया, तो 2 लाख के ऊपर 12% कितना होता है 24,000, तो हम 24,000 का हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दिया है। सेम वही ट्रीटमेंट जो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड का किया हमने। एक बार तो यहाँ पे दिखा दो, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना 24,000 यहाँ पे माइनस कर दो, आउटफ्लो गया, और एक बार यहाँ पे हमने 24,000 ऐड कर देना है जो कि ऐड डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये भी हम कर देंगे। ये हो गया हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमारी सारी सॉल्व हो गई है। इजी पार्ट हो गया, अभी इजी पार्ट रह गया। नोट्स टू अकाउंट्स देख लेते हैं अभी क्या क्या रहता है। इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिविडेंड दे दिया, सब कर दिया। तो अभी यहाँ पे अगला पार्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नील था 5,000 हो गया, 5,000 हो गया। अगर आपको याद होगा तो आपको बोला था कि 50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट 10% प्रीमियम, तो वहीं से 5,000 आया है हमारा, तो वहीं से आया। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे 55,000 यहाँ पे दिखा चुके हैं उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद है सरप्लस। हाँ, क्लोजिंग है 2,50,000 और ओपनिंग है 1 लाख। तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस करके हम अपना फर्स्ट स्टेप करते होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 2,50,000 माइनस 1 लाख, मतलब ये आ गया आपका 1,50,000। ये आ गया आपका 1,50,000। ये भी हमने कर लिया। अभी देख लेते हैं कुछ और बचा ना हो। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 था, 5,000 रह गया। अभी हमने किया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम किया है 5% के प्रीमियम पे। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया है 5% के प्रीमियम पे, यानी कि 5,000 हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रीमियम पे किया। तो करंट लायबिलिटी में दे रखा था 10,000 साल के शुरू में। अब जो हमने पे कर दिया 5,000, तो हमारी करंट लायबिलिटी बाकी बच गई 5,000। तो इसको हमें कुछ नहीं करना। कैश का आउटफ्लो गया है 5,000 का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे 5,000 तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख के थे, 2 लाख के हो गए। करंट एसेट होता है, करंट एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे क्या, लेस डिक्रीज इन इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट वाले कॉलम में, हेडिंग में हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स। 1 लाख से बढ़ गए तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस। पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 6 में मैंने एक बार सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन दोबारा से की हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हो कि क्या क्या ऐड, क्या क्या माइनस। प्रोविजन ये भी हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 का था, 15,000 का हो गया, यानी कि 5,000 का हमने और प्रोविजन बना दिया। और प्रोविजन बनाया मतलब बनाया तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में से पैसा गया। ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो नॉन कैश एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस। तो लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन, 5,000 को ऐड करेंगे। ये भी कर दिया। सारा नोट्स टू अकाउंट्स हमने सॉल्व कर दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने सॉल्व कर दी। अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। जहाँ जहाँ पे नोट दे रखा है ना, वो हमने ऑलरेडी किया हो तो उसको छोड़ दो। ये किया, ये किया। 1 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हाँ 1 लाख के थे डिवेंचर्स, 2 लाख के हो गए, यानी कि 1 लाख के हमने और डिवेंचर्स इशू किए। तो पहले तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग का इनफ्लो होता है, प्लस 10% उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना है। तो हम दोनों पार्ट कर लेते हैं।
पहले तो फाइनेंसिंग में लिखेंगे क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू किए तो हमारे पास 1 लाख रुपीज आ गए। अब इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10%, इंटरेस्ट है 10%। आपको दो फिगर्स दे रखी हैं 1 लाख एंड 2 लाख, ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 2 लाख है डिबेंचर्स की। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर दें, 1 लाख के ऊपर या 2 लाख के ऊपर। अगर तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि डिबेंचर्स कब इशू किए गए, एंड में या बिगनिंग में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि तो फिर आप अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो हम एज्यूम करेंगे कुछ, हम एंड में लिखेंगे। सपोज कि आप कुछ भी एज्यूम करेंगे ना आपका आंसर सही आएगा। मैं बताती हूँ कैसे। मान लो कि आपने एज्यूम किया, यहाँ पे एजम्पशन लिख दो कि डिबेंचर्स आर एज्यूम्ड टू बी इशूड एट एंड। मान लो कि आप एज्यूम कर रहे हो कि डिबेंचर्स आपने एंड पे इशू किया, तो हम डिबेंचर्स इंटरेस्ट कितने पे देंगे, 1 लाख पे। जो डिबेंचर्स 1 लाख के हमने एक्स्ट्रा इशू किए भी हैं, 2 लाख हो गए, तो वो हमने एंड पे इशू किए हैं, हम उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों दें जो हमने यूज ही नहीं किया पैसा। तो हम 1 लाख के ऊपर 10% से निकालेंगे, 10,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो आपको फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, अगर आप ये एज्यूम करते कि आप डिबेंचर्स शुरू में इशू कर देंगे, तो आप इंटरेस्ट निकालते 20,000 का, फिर आप क्या करते, इन 20,000 इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में से माइनस करते और ऑपरेटिंग में 20,000 ऐड करते, 20,000 प्लस 20,000 माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी आप 10,000 आप एज्यूम कर रहे हो कि 10,000 जो है वो हमने एंड में इशू किए हैं 1 लाख की डिबेंचर्स, तो आपने कितना इंटरेस्ट देना है, आपने देना है 10,000। तो 10,000 का डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आप यहाँ से माइनस कर दो, ऑपरेटिंग में 10,000 ऐड कर दो, तो जीरो ही हो जाता है फिगर। तो दैट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या एज्यूम करते हो, दोनों से आपका आंसर सही आएगा। तो आप कुछ भी एज्यूम कर दो। तो 10,000 मैंने एज्यूम किया कि 1 लाख के डिबेंचर्स हमने एंड में इशू किए, तो एक बार तो यहाँ पे फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो गया, और एक बार ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को 10,000 यहाँ पे आप ऐड कर दो, तो दैट मीन्स कोई फर्क नहीं है। हमने ये भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, 46,000 के थे, 1,33,000 के हो गए, तो यानी कि 87,000 से ट्रेड पेबल बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ती है, तो उसको हम ऐड करते हैं, तो लिखेंगे क्या, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, क्या बढ़ा है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, तो 87,000 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी के आगे नोट नंबर देख रखा है, तो हमने ऑलरेडी इसको कर लिया होगा सॉल्व। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो नोट नंबर नहीं लिख रखा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स है 24,000 बिगिनिंग, और क्लोजिंग है आपका 12,000। तो मैं यहीं पे एक बार अकाउंट फटाफट से बनाती हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 24,000, क्लोजिंग बैलेंस है 12,000। कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस का हमने टैक्स पे किया होगा, यानी कि 24,000, और क्लोजिंग बैलेंस का हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया होगा, यानी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके। तो प्रोविजन को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, और टैक्स पेड को हम लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप में माइनस करते हैं। तो इस 12,000 को पहले तो ऐड कर दो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए यहाँ पे ऐड कर दो, और 24,000 जो टैक्स पे किया उसको सेकंड लास्ट स्टेप में, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं लेस टैक्स पेड 24,000, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं साथ के साथ। अभी बाद में देखते कि क्या माइनस प्लस करके आया। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद क्या रहता है, 10% इन्वेस्टमेंट, 30,000 के थे 80,000 के हो गए, सेम डिबेंचर वाला फंडा। मान लो मैं एज्यूम करती हूँ कि पहले तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो ये फाइनेंसिंग, ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स।
50,000 गए पॉकेट में से। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाओगे? जिसके ऊपर मर्जी लगाओ, आपका आंसर सही आएगा। देखो अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि यहाँ कहाँ गया, ये है 30,000 एंड 50, मान लो कि मैं एज्यूम करती हूँ कि ये जो 50,000 खरीदे और वो एंड में खरीदे, तो मैं 30,000 के ऊपर 10% से 3,000 का इंटरेस्ट निकालूंगी। 3,000 को एक बार मैं इन्वेस्टिंग में ऐड करूंगी, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग की इनफ्लो है, और इस 3,000 को मैं ऑपरेटिंग में से माइनस करूंगी, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो 3,000 प्लस 3,000 माइनस। इसी तरह से अगर मैं एज्यूम करूं कि 80,000 मैंने शुरू में ही खरीद लिए 50,000 के, तो 80,000 के ऊपर 10% से 8,000 प्लस करूंगी इन्वेस्टिंग में, 8,000 माइनस करूंगी ऑपरेटिंग में, तो भी जीरो, तो भी आंसर सेम आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स आर एज्यूम टू बी परचेज्ड एट द बिगिनिंग। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग में पहले इनफ्लो दिखाऊंगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 3,000 का, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरी, तो इसको मैं ऑपरेटिंग इनकम मानते हुए यहाँ पे जगह कम रह गई, लेस करूँगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये, नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगी 3,000। तो दोनों सिचुएशन में आंसर आपका सेम ही आने वाला है। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में करेंगे। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री थे 1 लाख के थे, 90,000 के रह गए। ट्रेड रिसीवेबल हम ऑलरेडी नोट नंबर दे रखे, तो हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। तो इन्वेंट्री 1 लाख के थे, 90,000 के रह गए, डिक्रीज हो गया एसेट में। करंट एसेट में अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट को हम ऐड करते हैं। 10,000 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये प्लस वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये हो गया हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत फास्ट किया है हमने। तो की है एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले, देन नोट्स टू अकाउंट्स, देन बैलेंस शीट। अब हम सारी एक्टिविटीज का टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो यहाँ से हमने निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1,50,000, ये हमारा आ जाएगा 2,31,000। ये फर्स्ट स्टेप था। 2,31,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2,31,000। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट करने के बाद जो हमारा आएगा यहाँ पे जो हमारा आएगा आंसर, वो होगा, इन सबको ऐड माइनस करने के बाद जो आएगा हमारा, वो होगा 3,28,000। 3,28,000। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको बताती हूँ कि इसको बोलते क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हालांकि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं बहुत बार, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको बोलते हैं। फिर ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो आएगा होगा वो 3,25,000। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और टैक्स पेड माइनस किया तो ये आ गया 3,01,000, जो कि है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट एक्टिविटी का टोटल, ए पार्ट। ये था हमारा ए पार्ट। अब इन्वेस्टिंग का देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग का ये 4 आइटम्स है, माइनस में ही आने वाला है, माइनस में आ रहा है 2,42,000। क्योंकि माइनस में आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे बी पार्ट, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो गया, ये हो गया। अब फाइनेंसिंग लेते हैं, बहुत सारी है। आई थिंक कुछ तो हाँ नहीं ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी है। ये भी माइनस में ही आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है 29,000।
माइनस में आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सी। तो अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस कर लेना है। 3,01,000, 2,42,000 एंड 29,000 दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस में आ रहा है। नेट इंक्रीज प्लस में आ रहा है इसलिए लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी तीनों को हमने ऐड माइनस किया तो आ रहा है हमारा 30,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और जो आना चाहिए वो होगा हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये है डी और ये है ई। तो देख लेते हैं ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। तो ये है करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग है 8,042 यानी कि 50,000 हमें ऐड करना है ओपनिंग। क्लोजिंग भी देख लो 10,000 एंड 70,000 जो कि आना चाहिए 80,000। यस आ रहा है तो ओपनिंग को ऐड कर देंगे तो 80,000 आ गया। यही हमारा आंसर आ रहा है क्लोजिंग का। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आई नो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन एक क्वेश्चन बनता है जो कि थोड़ा सा और इनसे कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस चैप्टर का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है आपको। हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, accumulated depreciation 15,000 was sold for 12,000। तो हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, accumulated depreciation अकाउंट। यहाँ से देख लेते हैं, ये रहा हमारा मशीनरी अकाउंट, accumulated depreciation दोनों बना लेते हैं। तो बनाते हैं। accumulated depreciation account। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000, क्लोजिंग है 4,70,000। ओपनिंग आएगा डेबिट साइड पे टू बैलेंस पीडी और क्लोजिंग आएगा क्रेडिट साइड पे 4,70,000। ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 ओपनिंग क्लोजिंग 60। बना लेते हैं इसको भी। ओपनिंग है 50 और क्लोजिंग है 60,000। ये भी हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट थी 20,000, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 15,000। मतलब जब से खरीदी थी और जिस दिन बेची है तब तक का डेप्रिसिएशन लगा के 15,000 था। यानी अब उसकी बुक वैल्यू रह गई है 5,000। इट वॉज सोल्ड फॉर 12,000 यानी कि उसका सेल वैल्यू है 12,000। तो बुक वैल्यू थी 5,000, 12,000 पे बेची तो दैट मीन 7,000 का हमें प्रॉफिट हो गया यानी गेन हो गया। तो इसको कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो जब कोई मशीनरी बेची जा रही होती है तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आता है दो जगह पे। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 मशीनरी की क्रेडिट पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेबिट पे टू मशीनरी। ये आ गया। अब है 5,000 की थी 12,000 पे बेची तो बाय बैंक 12,000 और जो बेच के गेन आया उसको हम लिखेंगे क्रेडिट डेबिट साइड पे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन की एंट्री कैसे होती है, एक तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, फिर इस गेन को हम राइट ऑफ करते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनी। तो ऐसे करके हम इसको राइट ऑफ करेंगे। तो ये होगा हमारा मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। तो हम करते हैं इसका टोटल बैलेंसिंग।
इसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,97,000। डेबिट साइड के टोटल को माइनस करने से हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है, जो कि आ रही है 1,40,000 बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये है हमारी टू बैंक, मतलब हमने परचेज की और मशीनरी परचेज की, जो कि है हमारी बैलेंसिंग फिगर। और इसको भी क्लोज करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ रहा है 75,000, 25,000 इधर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जिसको कि हम क्या मानेंगे, ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है तो सारा डेप्रिसिएशन आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब देखते हैं इन सबको कहाँ दिखाना है। सबसे पहले तो ये जो डेप्रिसिएशन है ऑपरेटिंग में ऐड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये जो लॉस नहीं हुआ है, गेन हुआ है 12,000 का, गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा। तो हम दिखाते हैं कहाँ पे ये 25,000 का डेप्रिसिएशन है और 12,000 का गेन है। पहले तो इसको हम दिखा देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे दिखा देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट, इसको नाम देते हैं ए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। वो अभी नहीं पता, इसको छोड़ दो। फिर हम क्या करते हैं, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उसमें सबसे पहले क्या आ गया हमारा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन है हमारा कितने का था, 25,000 का। इसको हम ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर जितना डेप्रिसिएशन लगा। ये देखो, ये जो डेप्रिसिएशन है इसमें जो एसेट बेची जा रही है उसका डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी शामिल है, तो उसको नहीं दिखाएंगे, मतलब इसी में शामिल है वो। और लेस क्या करेंगे हम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि जो हमने मशीनरी को बेच के जो गेन कमाया है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 7,000 का, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और दिखाते और क्या है उस मशीनरी अकाउंट से, और क्या क्या लेंगे हम। जो खरीदी है 1,40,000 की, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, जो बेची है वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट। तो इन्वेस्टिंग में दोनों को दिखाएंगे, 1,40,000 आउटफ्लो और 12,000 इनफ्लो इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। तो हम एक कॉलम और बना लेते हैं, यहाँ पे कॉलम नहीं, एक हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, तो हेडिंग बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी पार्ट। तो अब क्या लिखेंगे इस पे, सेल ऑफ मशीनरी। तो कितने की बेची थी हमने ये मशीनरी बेची थी 12,000 की, और खरीदी है 1,40,000 की, वो हो गया हमारा आउटफ्लो। 1,40,000 हो गया हमारा आउटफ्लो। तो ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया। अगला पॉइंट है, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखते हैं कहाँ पे है, 20% के प्रॉफिट पे बेची है, और जो भी प्रॉफिट आया उसको कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स ये रहा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 50,000 की थी, 40,000 की रह गई। तो हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ही बना लेते हैं। तो कहाँ पे बनाएंगे, यहीं पे बना लेते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, टू बैलेंस बीडी। इसका ओपनिंग बैलेंस था हमारा 50,000 और क्लोजिंग था 40,000, तो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी 40,000। अब लिखा है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो कितने की एसेट बेची, 50 की थी, 40 की रह गई, तो कितने की इन्वेस्टमेंट्स बेची हमने, 10,000 की बेची होंगी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000। तो मतलब बेच के कितने पैसे आए हमारे पास, 12,000। तो यहाँ पे लिख दोगे बाय बैंक 12,000
और यहाँ पे लिखेंगे टू गेन, एक्चुअली नॉट कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच इज 2000 का, ये 2000। इसकी एंट्री मैं आपको बताती हूँ प्रॉपरली। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स को बेच के जो गेन आया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बेच के जो गेन आया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, बेच दी एसेट कम हो गई तो डेबिट करते हैं, टू गेन कितने का आया 2000, मैं खाली गेन की एंट्री कर रही हूँ। सबसे पहले नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स तो हमने, एक मिनट, डेबिट नहीं क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे प्रॉपरली पूरी एंट्री करके बताती हूँ यहाँ पे, एक मिनट। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, कितने की हमारे पास से गई, कॉस्ट तो उसकी 10,000 थी, 2000 का हमारा क्या था, गेन था। लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्या करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट करते, तो इसलिए इस गेन को हमने क्रेडिट किया। अब जितने भी इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन्स होते हैं उनको हमें क्लोज करना पड़ता है, तो ये क्रेडिट किया था, इसको क्लोज करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और आगे हम क्या करते हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम क्या करते हैं, उस गेन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हुए माइनस करते हैं। बट इस बार हमने क्या किया है, उस गेन को हमने डाल दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो ये एंट्री की होगी, गेन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसलिए आपकी बुक में टू कैपिटल रिजर्व करके मार्क ऐसे स्टार किया हुआ है। तो ये 2000 का हमने जो कैपिटल रिजर्व कमाया है ना, ये इस गेन से कमाया है। तो क्योंकि हमने ये 2000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाले, तो वहां से हम इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस नहीं करेंगे, तो इसको तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, कैपिटल गेन है। अब क्या क्या किया हमने, सेल किया इन्वेस्टमेंट्स को, 12,000 आए, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है तो हम इसको इन्वेस्टिंग के इनफ्लो में दिखा देंगे, इन्वेस्टिंग के इनफ्लो में दिखाएंगे सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, बेच के कितने पैसे आए 12,000, यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये वाली एडिशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। आगे है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 1 अप्रैल 2020, तो डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, मतलब फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है 1 अप्रैल 2020 को, मतलब साल की शुरू में ही हमने इनको रिडीम कर दिया। यहाँ पे दे रखा है ये डिबेंचर्स, ये हम कर चुके हैं। तो डिबेंचर्स 1 लाख के थे, 80,000 की रह गई, यानी कि 20,000 के हमने रिडीम कर दिए साल के शुरू में ही, साल के शुरू में ही रिडीम कर दिए। ये हमें इस काम आएगा कि हमें इंटरेस्ट कितना देना है, क्योंकि हमने 20,000 के डिबेंचर्स साल के शुरू में ही रिडीम कर दिए, तो हमने पूरे साल 80,000 रुपीज यूज किया, यानी कि हमें जो 12% का इंटरेस्ट देना है वो कितने पे देना है, 80,000 पे, यानी कि 9600 का हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो सबसे पहले तो 20,000 रिडीम किए, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो आ गया, तो यहाँ पे हम एक कॉलम, एक हेड बनाते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी पार्ट। सबसे पहले तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20,000 हमने दे दिया, एक तो दूसरा हमने इंटरेस्ट भी दिया, कितने का अभी हमने कैलकुलेट किया, 9600 का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 9600 को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हो गया पार्ट। अब है आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहले सॉल्व कर रहे हैं हम। टैक्स ऑफ 15,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो अब हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट देखते हैं, ऊपर से बैलेंस शीट में से कितना है, 15,000 का हमने टैक्स पे किया। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ से देख लो, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दे रखा, यहाँ पे नहीं दे रखा, बैलेंस शीट में देखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दे ही नहीं रखा, तो भी हम, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ
कि आप, क्योंकि यहाँ पे बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉपरली नहीं बनाने की जरूरत, जस्ट अपने इसके लिए हमने 15,000 का टैक्स पे किया है, तो हम कहाँ लिखते हैं, टू बैंक करके टैक्स पेड ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा, तो हम 15,000 बैलेंसिंग फिगर को क्या मानेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो हम इस 15,000 को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए ऐड करते हैं, और इस टैक्स पेड को लास्ट में हम इसको माइनस करते हैं। तो हम इसको दोनों को दिखा देते हैं, 15,000 का प्रोविजन ऐड करेंगे और हम क्या करेंगे, टैक्स पेड को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए जो भी दे रखा है अभी बाद में लिखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 यहाँ पे ऐड, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप पे, एक्चुअली सेकेंड लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे लेस टैक्स पेड, कितना 15,000 माइनस कर देंगे। ये भी कर दिया हमने एडिशन इंफॉर्मेशन का पार्ट। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 25,000। डिविडेंड जो पे किया है, एक तो ये पे किया है, दूसरा है बोर्ड हैड प्रपोज फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस, इसको बाद में करते हैं। पहले ये जो डिविडेंड पे किया है इसको हम 25,000 को फाइनेंसिंग का आउटफ्लो और ऑपरेटिंग के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करते होते हैं। तो यहाँ पे दिखा दो, ऐड डिविडेंड पेड, कितना पे किया है 25,000, ये यहाँ पे दिखा दो। और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आउटफ्लो, तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो डिविडेंड पेड 25,000 माइनस कर दो। अच्छा, अगला पॉइंट क्या था, board had proposed final dividend for the previous year ended 31st March 2020 at the rate of 10%. The shareholders did not declare the proposed dividend. वैसे तो हम क्या करते हैं, proposed dividend of previous year को assume कर लेते हैं कि चलो ये पे कर दिया होगा, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि शेयर होल्डर ने अप्रूव ही नहीं किया, मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया ही नहीं कि हमें डिविडेंड चाहिए। तो क्योंकि प्रपोज किया, डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मतलब हमने पे किया ही नहीं, तो जो चीज पे की नहीं उसको हम कोई एंट्री उसकी नहीं करेंगे, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। अब हमने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कर ली है, अब हम बढ़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की तरफ। कैपिटल रिजर्व नील था, 2000 से आया, लेकिन हमें पता है कि ये कैपिटल गेन्स में से आया, जो हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी वहां से आया है, तो कोई इनफ्लो नहीं आया, तो इसको छोड़ दो। जनरल रिजर्व 20,000 का था, 33,000 का हो गया, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर इज 13,000। इसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम में ऐड करते हैं। कहीं से ही देख लो, ये सरप्लस भी है, क्लोजिंग है 35, ओपनिंग है 30,000, तो ये दोनों चीजों को अब हम करते हैं, सरप्लस और जनरल रिजर्व को कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरप्लस है हमारा 35,000, क्लोजिंग 30,000, ओपनिंग, तो मतलब कितना आ गया 5,000 का, यहाँ पे आ गया। एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितने का 13,000 का हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो 13,000 का हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहीं से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया हमारे पास 58,000 का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया। अब हमने सारा नोट्स टू अकाउंट्स कर लिया, सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन कर लिया, तो अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो जहाँ जहाँ पे नोट नंबर दे रखा है उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। तो अब हम करते हैं इसको। शेयर कैपिटल 3 लाख की थी, 350 की हो गई, तो इसका नोट नंबर नहीं दे रखा, तो 50,000 की हमने शेयर इशू किए हैं। फाइनेंसिंग का इनफ्लो यहाँ पे दिखा देंगे, फाइनेंसिंग का इनफ्लो, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 का इनफ्लो हो गया। अब बढ़ते आगे, और क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट दे दिया, तो दैट मीन्स हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म वॉरेंट्स
25 के थे, 15 के रह गए, 10,000 के हमने बैंक लोन पे कर दिया। बैंक लोन पे किया मतलब फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो गया, तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो लिख देते हैं। बैंक लोन पेड, रीपेमेंट कर दिया 10,000 का आउटफ्लो, ये भी हो गया। अब उसके बाद ट्रेड पेबल्स है 60 के थे, 165 के हो गए, बढ़ गए। करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम ऐड करते हैं थर्ड स्टेप में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऐड, क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। इसी का पार्ट है ट्रेड पेबल बढ़ गए। ट्रेड पेबल कितने से बढ़े, ये बढ़े थे 60, ट्रेड पेबल 60 के थे, 165 के हो गए, तो 1,05,000 से बढ़ गए, तो 1,05,000 को हम ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड टेंजिबल। ये हम ऑलरेडी नोट नंबर दे रखे, तो हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में करेंगे। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री करंट एसेट होती है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होती है। 30,000 थे, 52 हो गए, 22,000 से बढ़ गए, करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस करते हैं। ये भी करंट एसेट 40 थी, 60 हो गई, 20,000 से बढ़ गई, तो इसको भी हम माइनस करते हैं। तो 20,000 एंड 22,000 दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों को माइनस करते हैं, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स को। लेस क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, दोनों ही करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। तो 10 था, कितना था, 22,000 एंड ये था 22,000 से बड़ा, और ये 20,000 से बड़ा, दोनों को हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। करंट एसेट बढ़ गई, दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सारा हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया। अब सबका टोटल कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले ये स्टेप करने के बाद जो आता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 85,600। अब इसमें ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आता है, यहाँ पे जो आएगा वो आ रहा है हमारा 1,48,600, और जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये 15,000 माइनस किया तो आ रहा है हमारा 1,33,600। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया। उसके बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में तीन ही चीजें थी, इन्वेस्टिंग में फिर से माइनस ही आ गया, 1,16,000 का माइनस में, तो दैट मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये है फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग को भी कर लेते हैं, इसका भी माइनस में ही आ रहा है, तो इसका माइनस में ही आ रहा है 14,600, 14,600। तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम ए, बी और सी तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को 1,33,600, 1,16,000 एंड 14,600, तीनों को ऐड माइनस करने के बाद जो आता है वो प्लस में आ रहा है 3,000। ठीक है, ये था 1,33,600, ये है 1,16,000 माइनस 14,600, तो ये आ रहा है आपका 0, 1,30,600 माइनस में और ये प्लस में था, तो 3,000 का प्लस आ रहा है। इसको हम लिखेंगे क्या, नेट इंक्रीज, क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,000 आ गया। ए, बी, सी को टोटल करके
ओपनिंग देख लेते हैं, ओपनिंग को ऐड करेंगे और फिर जो आना चाहिए वो होना चाहिए क्लोजिंग। तो देखते हैं, ओपनिंग है हमारा 1,15,000, क्लोजिंग है 1,18,000, तो आ गया आंसर हमारा। तो यहाँ पे हम 1,15,000 ऐड करेंगे, जो कि है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डी पार्ट, और 1,18,000 आ रहा है जो कि है हमारा आंसर में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से ये वीडियो भी खत्म होती है और ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जो कि है इशू ऑफ शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।